हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम पढ़ते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। पिछले वीडियो में हम यहाँ तक ही पढ़ाए थे, तो आज हम उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। अगर आप हमारा पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं। चलिए, भारतीय राज्य व्यवस्था संवैधानिक विकास जो है ये 1858 से लेकर के 1947 तक भारत का संवैधानिक विकास हुआ था। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय जो थे ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ये प्रथम बैरन सिन्हा ब्रिटिश भारत के प्रमुख वकील एवं राजनेता थे। मतलब ये प्रथम बैरन सिन्हा ब्रिटिश भारत के प्रमुख वकील एवं राजनेता भी थे। बिहार एवं उड़ीसा के पहले गवर्नर भी कहे जाते हैं। बिहार एवं उड़ीसा के पहले गवर्नर, बंगाल के पहले भारतीय महाधिवक्ता तथा ब्रिटिश मंत्रालय में शामिल होने वाले पहले भारतीय भी थे। 1886 में एक सफल कानून प्रथा की स्थापना की भारत में। 1886 ईस्वी में सफल कानून प्रथा की स्थापना भी किसने किया था? तो इन्होंने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। तो जानते हैं कि ये क्या थे? बिहार एवं उड़ीसा के पहले गवर्नर भी थे और बंगाल के पहले भारतीय महाधिवक्ता भी थे और ब्रिटिश मंत्रालय में शामिल होने वाले ये पहले भारतीय भी थे। अर्थात सत्येंद्र नाथ प्रसाद सिन्हा ये प्रथम बैरन सिन्हा ब्रिटिश भारत के प्रमुख वकील एवं राजनेता कहे जाते हैं। आइए जानते हैं चार्टर अधिनियम 1833 क्या है। इसकी प्रमुख बातों को जानते हैं और समझते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चार्टर अधिनियम 1833 ने ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक संस्था के रूप में गतिविधियों को समाप्त कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक संस्था के रूप में गतिविधियों को समाप्त कर दिया और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, है ना। इसी में किसमें भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो ये चार्टर अधिनियम 1833 में बेंटिंक जो थे भारत का पहला गवर्नर जनरल बन गया। विलियम बेंटिंक अर्थात विलियम बेंटिंक जो थे भारत का पहला गवर्नर बना और ये सिविल सेवकों के लिए चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया गया। तो 1833 में अहम बातें क्या हुई? इसमें अहम बातें ये हुआ कि ईस्ट इंडिया की कंपनी जो है इसकी वाणिज्यिक गतिविधियों अर्थात इसकी गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर कहा जाने लगा। और भारत के प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया? ये विलियम बेंटिंक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया है। और इसने क्या किया? गवर्नर जनरल बनने के बाद में इन्होंने सिविल सेवकों के लिए चयन के लिए खुली प्रतियोगिता को प्रारंभ कर दिया। ये इसका पहला प्रयास था। आइए अब जानते हैं चार्टर अधिनियम 1813 को जानते हैं। 1813 इसमें ब्रिटिश संसद जो है, ये कुछ गलत है क्या? कमेंट में ज़रूर बताएं। 1833 है कि 1733 है? ठीक है, थोड़ा सा बताना है फिर कि सही लिखा है, कमेंट में ज़रूर बताएंगे। याद दें, आप इसे देख सकते हैं कि क्या 1833 ही लिखा है कि 1700 होना चाहिए। चलिए आज जानते हैं 1833। इसमें ब्रिटिश संसद के द्वारा 1813 में चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा 1813 चार्टर अधिनियम पारित किया गया। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत कर दिया गया अर्थात 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। इसमें चाय, अफीम और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके उनका व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया था। अर्थात 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, लेकिन इसमें चाय, अफीम और चीनी के साथ व्यापार को छोड़ करके सारे एकाधिकार को, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। फिर भारत विधानमंडल का पहली बार द्विसदनीय बनाया गया था। भारत विधानमंडल का पहली बार द्विसदनीय बनाया गया। भारत सरकार अधिनियम 1911 या 1911 है बनाया गया था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 अधिनियम ब्रिटिश भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान करता है। क्या करता है? मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 अधिनियम ब्रिटिश भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान करता है। सूखा अदरक का वैज्ञानिक नाम क्या है? सूखे अदरक का वैज्ञानिक नाम जिंजीबर
ऑफिसिबल है। शाक जो है ये सब्जी होते हैं और मेवे ड्राई फ्रूट्स के अंतर्गत आते हैं। पादप जगत का जोकर, पादप जगत का जोकर किसे कहा जाता है? तो ये माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर कहा जाता है। फिर राइजोबियम का महत्व ये है कि ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। राइजोबियम का महत्व क्या है? कि ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? कि ये पोषण विधि है। 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार पोषण विधि है। पोषण का तरीका क्या है? तो 1969 ईस्वी में आर.एच. 1969 में आर.एच. व्हिटेकर ने वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली की शुरुआत की थी। 5 जगत प्रणाली की शुरुआत की थी 1969 में आर.एच. व्हिटेकर ने वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली की शुरुआत की। वर्गीकरण का आधार कोशिका की या कोशिका संरचना, भौतिक संगठन, पोषण विधि, जीवन चक्र। अरस्तु ने सबसे पहले जीवित दुनिया को 2 समूहों में बांटा है। तो पांच जगत कौन से हैं? तो पहला है कि वर्गीकरण का जो आधार कोशिका संरचना, भौतिक संगठन, पोषक या पोषण विधि, जीवन चक्र, ये इसकी 5 रचनाएं हैं। अरस्तु ने सबसे पहले जीवित दुनिया को 2 समूहों में बांटा। नंबर 1 है वनस्पति, दूसरा है जीव। अरस्तु ने सबसे पहले जीवित दुनिया को 2 समूह में बांट दिया, वनस्पति में और जीव में। बिलियंस की जो बुक है सिस्टेमा नेचुरे, और लिनियस को आधुनिक प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। लिनियस जो हैं ये आधुनिक प्रणाली के जनक कहे जाते हैं। आगे है कि जो व्हिटेकर ने सभी जीवों का निम्न 5 जगतों में वर्गीकृत किया था। व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक जो थे जीवों को निम्न 5 जगत में क्या किया था? वर्गीकृत किया था। मुनेरा जगत पहला है, क्या है? मुनेरा जगत। ये दुनिया का मुनेरा जगत जो है यह दुनिया का प्रोकैरियोटिक जीवों यानी कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया के होते हैं। अर्थात मुनेरा जगत को क्या बताया गया कि ये दुनिया को प्रोकैरियोटिक जीव यानी कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया के होते हैं। प्रोटिस्टा जगत क्या है? प्रोटिस्टा, इस दुनिया में एक कोशिकीय और यूकेरियोटिक जीव शामिल होते हैं। प्रोटिस्टा में कौन से जीव शामिल हैं? इसमें एक कोशिकीय और यूकेरियोटिक जीव शामिल हैं। यूग्लिना जो है जो पौधों और प्राणियों के बीच स्थित होता है। यूग्लिना जो पौधों और प्राणियों के बीच स्थित होता है। कवक जगत, इसमें भोजन के परजीवी और मृत भोजन पर निर्भर जीव शामिल होते हैं। तो कवक जगत के अंतर्गत क्या आते हैं? इसमें भोजन के परजीवी और मृत भोजन पर निर्भर जीव शामिल होते हैं। प्लांट वर्ल्ड या पादप जगत, इसके अंतर्गत शैवाल एवं बहुकोशिकीय हरे पौधे आते हैं। प्लांट वर्ल्ड पादप जगत में शैवाल और बहुकोशिकीय हरे पौधे आते हैं। और राज्य पशु सभी बहुकोशिकीय प्रणाली शामिल हैं। इसमें मेटाजोआ भी कहा जाता है। कोयले के प्रकार को आइए जानते हैं। कोयला का प्रकार, तो कोयले के प्रकार में सबसे पहले आता है एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रेसाइट कोयला को हम कठोर कोयला भी कहते हैं और ये सबसे अधिक मात्रा में इसमें कार्बन पाया जाता है। एंथ्रेसाइट कोयला में सबसे ज़्यादा क्या है? कार्बन है, जिससे 86 से 97% तक एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। इसमें एक भंगुर बनावट और चमकदार चमक है, मतलब कि इसे एक भंगुर बनावट और चमकदार चमक भी कहते हैं। सबसे बड़ा एंथ्रेसाइट जमा उत्तर पूर्व पेंसिल्वेनिया में स्थित है। सबसे बड़ा एंथ्रेसाइट कहाँ पर पाया जाएगा? ये पूर्व पेंसिल्वेनिया में स्थित होता है। एंथ्रेसाइट कोयला को हम कठोर कोयला और सबसे अधिक मात्रा में इसमें कार्बन पाया जाता है। कितना? लगभग 86 से 97। बिटुमिनस कोयला जो है इसको हम किस कोयले के नाम से जानते हैं? तो बिटुमिनस कोयले को हम नरम कोयला भी कहते हैं। इसमें जो कार्बन है इसमें या एंथ्रेसाइट से थोड़ा कार्बन सामग्री होती है, मतलब कि थोड़ा कम होता है, 45 से 86% तक ही होता है। सब बिटुमिनस कोयला है, इसे सब बिटुमिनस कोयले में उतनी ही चमकदार चमक नहीं होती है जितनी
जितनी किस्में होता है, जितनी एक उच्च श्रेणी के कोयले में होती है। उच्च श्रेणी में जितना होता है इसमें ज़्यादा नहीं होता है। बिटुमिनस कोयला में 35 से 45 की तुलना में कम कार्बन सामग्री होती है। ये यूएसए के योमिंग में सर्वाधिक पाया जाता है। योमिंग में यूएसए में सबसे ज़्यादा। लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला भी कहा जाता है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो भूरा कोयला किसे कहते हैं, तो लिग्नाइट कोयला भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये उच्च श्रेणी की तुलना में हल्का होता है। सभी कोयला रैंकों से अर्थात 25 से 35 से सबसे कम कार्बन सामग्री है। इसमें उच्च नमी सामग्री एवं उखड़ी बनावट है। मतलब कि सभी कोयले रैंकों से इसमें केवल 25 से 35% तक ही कार्बन है और ये उच्च नमी सामग्री एवं उसकी उखड़ी बनावट है। सागर की धाराएं क्या, और सागर की धाराओं का प्रकार जानते हैं। जैसे कि कुरेशियो जो है ये सागर की गर्म धारा के अंतर्गत आती हैं। मतलब कि हम कुरेशियो को गर्म धारा, सागर की गर्म धारा, और पेरुवियन सागर की ठंडी धारा, और लेब्राडोर है ये सागर की ठंडी धाराओं के नाम से जानते हैं। हमने पिछले वीडियो में ठंडी और गर्म धाराओं के बारे में बताया ही था, आप जा कर के पिछले वीडियो में देख भी सकते हैं, उसमें काफ़ी डिटेल में भी बताया था। तो कुरेशियो जो है वो सागर की गर्म धारा है, पेरुवियन सागर की ठंडी धारा, लेब्राडोर वो सागर की ठंडी धारा होती है। कथन है और उनके नाम कि किसने ये कहा था। जैसे कि है सृजनात्मकता जो होती है ये मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की या अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। क्रो ने कहा था। मतलब कि जो सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, क्रो ने कहा था। सृजनात्मकता एक मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मन को समझने, व्यक्त करने और सराहना करने की क्षमता होती है, ये कोल एंड ब्रूस ने कहा था। सृजनात्मकता एक नया विचार है जिसका एक समस्या को हल करने में मूल्य है। यह एक वस्तु जो नई या उपयोगी है, ये डिहॉन के द्वारा बताया गया था। आइए जानते हैं कि जो स्वतंत्रता के बाद के युग में शिक्षा के व्यावसायिकरण के मुद्दे की जो अध्यक्षता समिति के द्वारा की गई थी वो बेलकॉम एंडेस सैया थी। मतलब कि स्वतंत्रता के बाद के युग में शिक्षा के व्यावसायिकरण के मुद्दे की अध्यक्षता किस समिति के द्वारा की गई, तो वो बेलकॉम एंडेस सैया है क्या, ये है स्कूल शिक्षा के प्लस टू पाठ्यक्रम, ठीक है। मतलब कि ये स्कूल शिक्षा के प्लस टू पाठ्यक्रम 1978 के लिए राष्ट्रीय समीक्षा समिति की अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? राष्ट्रीय समीक्षा समिति के अध्यक्ष थे। लर्निंग टूडो के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शामिल करने पर जोर दिया गया था। शिक्षा पर समीक्षा समिति ये 1977 में संगठित किया गया था। मतलब कि शिक्षा पर समीक्षा समिति 1977, इसे ईश्वर भाई पटेल समिति भी कहा जाता है। अध्यक्षता में स्थापित ईश्वर भाई पटेल समिति भी इसे कहते हैं। यह कार्य अनुभव की सांस्कृतिक और मनोरंजक पहलुओं पर विशेष जोर देने के लिए स्थापित किया गया था। मतलब कि शिक्षा पर समिति का प्रमुख रूप से स्थापित क्यों किया गया, क्योंकि यह कार्य जो है अनुभव की सांस्कृतिक और मनोरंजक पहलुओं पर विशेष जोर देने के लिए स्थापित किया गया था। कोठारी आयोग जो है ये 1964 से 66 में प्रकाशित हुआ, जिसके उपनाम है भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। कोठारी आयोग की स्थापना 1964 और 66 में किया गया था। कब किया गया था? 1966 और 64 में किया गया था। उन्नीस और 66 में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय जो शिक्षा है, शिक्षा आयोग, मतलब कि कोठारी आयोग को हम किस और नाम से जानते हैं? भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। रचना, 80 स्थापना दौलत सिंह कोठारी
की अध्यक्षता में किया गया था। ये भारत में शैक्षिक क्षेत्रों के सभी पहलुओं की जांच करने और शिक्षा के उत्थान के लिए उचित रणनीति और दिशा निर्देश बनाने के लिए स्थापित किया गया था। अर्थात मुख्य बात यहाँ पर है कि जो कोठारी आयोग है ये कब स्थापित किया गया, तो ये 1964 से 66 के है। इसका उपनाम भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है। इसकी स्थापना दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में किया गया था। आगे हम ये पढ़ेंगे कि जो मुदालियर आयोग 1952 में स्थापित किया गया था, माध्यमिक शिक्षा आयोग के रूप में भी जाना जाता है। मतलब कि मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग के रूप में इसकी स्थापना डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में किया गया। बेहतर परिणामों के लिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन, मातृभाषा में शिक्षा का समर्थन इसका मुख्य उद्देश्य था। मुदालियर आयोग 1952। आइए गैने ने कहा है कि जो अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, गैने क्या हैं? गैने एक अमेरिकी वैज्ञानिक है। इनकी प्रमुख पुस्तक है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। और आई.पी. पावलोव जो हैं कंडीशन रेफ्लेक्सेस, और बी.एफ. स्किनर वर्बल और बिहेवियर, थॉर्नडाइक ने एनिमल इंटेलिजेंस, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। अली यावर जंग जो हैं श्रवण बाधित का राष्ट्रीय संस्थान मुंबई में और इसके क्षेत्रीय केंद्र नई दिल्ली में, कोलकाता, हैदराबाद और भुवनेश्वर में है। मतलब अली यावर जंग श्रवण बाधितों को राष्ट्रीय संस्थान मुंबई में है। भारतीय पुनर्वास परिषद RCI की स्थापना, भारतीय पुनर्वास परिषद इसकी स्थापना 1986 में एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में हुआ था। संसद के द्वारा सितंबर 1952 में RCI अधिनियम बनाया गया और 22 जून 1993 को यह एक संवैधानिक निकाय बन गया। क्या बन गया? यह एक संवैधानिक निकाय बन गया। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के बारे में आइए जानते हैं। इसकी स्थापना 1995 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा अधिनियम 1993 के तहत गठित एक निकाय है। ठीक है, तो क्या है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसे हम NCTE के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 1995 में गठित किया गया। किस अधिनियम के तहत? तो 1993 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा अधिनियम 1993। स्किनर ने कहा है क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत, पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, और थॉर्नडाइक जो हैं ये इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी दिया है। लुई ब्रेल जो है 1824 में खोज किया गया था। ये फ्रांस के थे। 1824 में खोज लुई ब्रेल 1824 में खोज किया गया था। लुई ब्रेल का विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। लौह अयस्क के बारे में जानते हैं, जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले लौह अयस्क हैं। यह एक धात्विक खनिज होता है और प्रकृति में अयस्क या यौगिक के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण लौह अयस्क है जो निक्षेप तलछटी चट्टानों में पाया जाता है। ये रासायनिक अपक्रियाओं से बनते हैं जो समुद्री और मीठे पानी में लोहे और ऑक्सीजन को मिलाते रहते हैं। ये रासायनिक अपक्रियाओं से बनते हैं जो समुद्री और मीठे पानी में लोहे और ऑक्सीजन को मिलाते रहते हैं। अब इसके अंतर्गत आते हैं इसके जो अयस्क होते हैं, जैसे कि हेमेटाइट। ये इसमें 60 से 70% लोहा होता है। ये रंग में लाल या गेरू रंग के साथ विशाल, कठोर, सघन और ढेलेदार अयस्क होते हैं। हेमेटाइट में कितने प्रतिशत लोहा? तो 60 से 70% लोहा होता है। ये रंग में लाल या गेरू रंग के साथ विशाल, कठोर, सघन और ढेलेदार अयस्क होते हैं। मैग्नेटाइट क्या है? सबसे अच्छा प्रकार का लोहा होता है। मैग्नेटाइट सबसे अच्छा प्रकार, इसमें 72 से 72.4% तक लोहा होता है। ये गहरे भूरे रंग का कालापन लिए होता है। इसे काला अयस्क भी कहा जाता है। तो काला अयस्क हम किसे कहते हैं? मैग्नेटाइट को काला अयस्क कहा जाता है। लिमोनाइट क्या? इसमें फेरम मात्रा 35 से 50% तक होती है। भूरा अयस्क भी कहते हैं हम। लिमोनाइट को भूरा अयस्क भी कहा जाता है। शीडेराइट क्या है? ये 10 से 48% तक लोहा घटिया किस्म का लोहा होता है। शीडेराइट 10 से 48% तक होता है और ये घटिया किस्म का लोहा होता है। लिमोनाइट, इसमें फेरम मात्रा 35 से 50 तक होती है और मैग्नेटाइट में 72 से 74 तक होता है। आइए जनरेशन में जानते हैं। जो कंप्यूटर में जनरेशन का जो विकास हुआ, किस सन में कौन सी जनरेशन? जैसे कि पहले जनरेशन 1945
जिसमें मशीनी भाषा का विकसित हुआ था, मशीनी भाषा थी। फिर दूसरी जनरेशन जो 1950 तक थी, असेंबली भाषा। तीसरी जनरेशन 1960 उच्च स्तरीय भाषा, और चौथी जनरेशन बहु उच्च स्तरीय भाषा, और पांचवें जनरेशन में प्रकीर्ण भाषा का गठन किया गया था। अमीर खुसरो के बारे में जानते हैं। रचना जो है ये कालिख बारी, दो सुखैन, गजल, गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। मतलब कि अमीर खुसरो इसके रचना, मतलब कि अमीर खुसरो की जो रचना है ये कालिख बारी, दो सुखैन, गजल, इनके जो गुरु का नाम है निजामुद्दीन औलिया, तबला आविष्कारक थे। महत्वपूर्ण पंक्ति है, चूक भई कुछ वासो ऐसी दिस, छोड़ भयो परदेसी। ये ब्रजभाषा में लिखा गया है। इनकी जो प्रमुख पंक्तियों में कहा जाता है, जैसे चूक भई कुछ वासो ऐसी दिस, छोड़ भयो परदेसी, ब्रजभाषा की है। एक नार पिया को भानी, और तन काको सगरो जियो पानी, ब्रजभाषा की ब्रजभाषा है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे, जैसे कि आकाश। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए, जैसे कि दिया बत्ती। तो इन्हीं के द्वारा प्रमुख पंक्तियां हैं। तबला वादक थे निजामुद्दीन औलिया, और अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाओं में कालिख बारी, दो सुखैन, गजल इन्हीं के द्वारा हैं। तो जैसे कि नयन नचाए कहो मुस्काए लला, फिर अइहो खेलन होरी, पंक्ति में पद्माकर है। मतलब ये किसकी पंक्ति है? ये पद्माकर की पंक्तियां हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नैन नचाए कहो मुस्काए लला, फिर अइहो खेलन होरी, ये पद्माकर की रचना है। रीतकाल को ब्रजभाषा के कवि पद्माकर हैं। रीतकाल के ब्रजभाषा के कवि पद्माकर को कहा जाता है। ये 1753 से 1843 इसका जीवन काल है। रचना इसकी है हिम्मत बहादुर, विरुद्धावली, पद्ममरण, जगद्वी नोध, राम रसायन, प्रताप सिंह, और विरुद्धावली, प्रमोद, पचासा रीतबद्ध कवि कहे जाते हैं। जो रहीम गत दीप की कुल कपूत, गत सोए बारे उजियारों करे, बूढ़े अंधेरों हो, इसमें श्लेष अलंकार है। जो रहीम गत दीप की कुल कपूत, गत सोए बारे उजियारों करे, और बूढ़े अंधेरों हो, ये श्लेष अलंकार है इसमें। आगे हम पढ़ेंगे जो पानी गए न उभरे मोती मानुष चून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून, इसमें कौन सा अलंकार? तो इसमें श्लेष अलंकार है। अंबर पनघट दिन, जैसे कि अंबर पनघट दिन, रात दिन, चंद्र खिलौना, इसमें रूपक अलंकार है। राम का चांद सा मुखड़ा, इसमें उपमा अलंकार है। देख लो साकेत नगरी है, यह स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही, इसमें अतसयुत अलंकार है। संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं? तो इसमें 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है। जिसमें प्रथम पुरुष में यद, तद अर्थात सा आता है, और मध्यम में त्वम, इवाम, त्वम, और मध्यम में अहम, आवाम और वयम आते हैं। केशव दास की जो रचनाएं हैं, रामचंद्र का, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रीतिकाल के कवि कहे जाते हैं। केशव दास रीतकाल के कवि कहे जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचंद्र का, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, और विद्यापति रचना ये पद्मावली, कीर्तिलता आदि काल के विद्यापति आदि काल के कवि तथा श्रृंगार कवि भी थे। श्रीधर पाठक जो हैं हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रकृति, सौंदर्य, स्वदेश प्रेम के कवि कहे जाते हैं। इनकी प्रमुख रचना है भारत गीत, हेमंत, मनोविनोद। श्रीधर पाठक की प्रमुख रचना में भारत गीत, हेमंत, मनोविद हैं, और हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रकृति, सौंदर्य, स्वदेश प्रेम के कवि कहे जाने वाले इनकी प्रमुख रचना भारत गीत, हेमंत, मनोविनोद। और अज्ञेय की प्रमुख रचनाओं में हरी घास चिंता पर क्षण, मतलब कि हरी घास पर चढ़ चिंता, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अज्ञेय की। धर्मवीर भारती के द्वारा इनका जन्म जो है 25 दिसंबर 1926 से लेके, और इनका मृत्यु 4 सितंबर 1997 को हुआ था। 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गुनाहों का देवता इनके उपन्यास हैं। अंधा युग नाटक जो है इनकी रचनाएं हैं, और प्रमुख पात्र हैं अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र, कृत्यु शर्मा, संजय,
और वृद्ध, याजक, व्यास, कृष्ण, युधिष्ठिर, विदुर, ये इसमें मतलब कि प्रमुख इनके पात्र हैं, प्रमुख उपन्यासों में आते हैं। उपन्यासों के पात्रों के नाम हैं। अंधा युग नाटक है और गुनाहों का देवता इनकी उपन्यास है। 1972 में धर्मवीर भारती को पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। तो विजय देव नारायणी शाही कौन थे? इनकी जो रचना है साखी 1982 में। तीसरी साखी और तीसरी सप्तही बिहारी सतसई में लगभग 713 दोहे माने जाते हैं। बिहारी सतसई में कितने दोहे? लगभग 13। विजय देव नारायण शाही जो हैं इनकी जो रचना है साखी इनकी प्रमुख रचना है जो 1982 में, और बिहारी सतसई में लगभग 713 दोहे माने जाते हैं। बिहारी सतसई बिहारी की रचना एक मुक्त काव्य है। बिहारी सतसई पर 50 से अधिक टीकाएँ हैं। 50 से अधिक टीकाएँ हैं। टीकाएँ हैं। जैसे कि उत्पत्ति और हम इनके शब्दों को जानते हैं। जैसे कि चीनी जो है, चीनी के जो शब्द हैं जैसे लीची, चीनी, चीकू, चाय, तो ये चीनी के शब्द हैं। जापानी में रिक्शा, सुनामी, सायोनारा, है ना, ये किसके हैं? ये जापानी शब्द हैं। अंग्रेजी में पेंसिल, स्टेशन। फ्रेंच के शब्द हैं कारतूस, कूपन, कर्फ्यू, अंग्रेज, बिगुल आदि, ये फ्रेंच के शब्द हैं। दुख इस मानव आत्मा का रे नित्य का मधुमय भोजन, दुख के तम को खा खा कर भरती, प्रकाश से वो मन। विभावना अलंकार है। कौन सा अलंकार? विभावना। दुख इस मानव आत्मा का रे नित्य का मधुमय भोजन, तो ये किसके हैं? विभावना अलंकार है। जहाँ पर कारण के न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए वहाँ पर विभावना अलंकार हो जाता है। जहाँ पर कारण के न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाता है वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। इस पंक्ति में कवि दुख को मीठा भोजन बता रहा है। अंधकार को खा करके आत्मा प्रकाश से मन भरती, यहाँ कवि ने कारण को न बता करके कार्य को प्रश्रय दिया है, मतलब कि आश्रय दे दिया, इसीलिए विभावना अलंकार है। विरोधाभास अलंकार क्या है? जहाँ वाक्य में विरोध का आभास शब्दों के माध्यम से हो परंतु विरोध ना हो और सार्थक बात कही जाए वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। यह अनुषंगी चित्त की गति और सुमझै नाही, ज्यों ज्यों उज्ज्वल होए, ज्यों ज्यों मतलब कि उज्ज्वल होए। निर्देशना अलंकार जब दो वस्तुओं या दो कार्यों को समानता सूचित करने के लिए बताया जाए जबकि वे एक न हो तो वहाँ पर निर्देशना अलंकार होता है। वह प्रेम को पथ कराल मह तलवार की धार पे धावनों हैं, अर्थात और समासोक्त अलंकार यहाँ प्रस्तुत विषय के वर्णन के साथ अप्रस्तुत विषय का भी वर्णन दृष्ट होता है। कुमुदनी हूँ प्रफुल्ल भाई झांझ कलदीन सोई, ये इसी के अंतर्गत आता है। मतलब कि जहाँ प्रस्तुत विषय के वर्णन के साथ अप्रस्तुत विषय का भी वर्णन हो जाता है वहाँ पर दृष्ट होता है, अर्थात समासोक्ति अलंकार। कुमुदनी हूँ प्रफुल्लित भाई सांझ कलनिधि जो ही, यहाँ पर कौन सा है? समासोक्त अलंकार है। अयोग व 4 प्रकार के होते हैं। अनुनासिक जो नाक मुँह दोनों से, अनुस्वार कुछ इस तरह होता है, विसर्ग और अनुनासिक। मतलब कि अयोगवाह कितने प्रकार के? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। शक प्लस अंधु शकंधु और मनस धन ईसा मनीषा मन धन ईसा, कर्क धन अंधु करकंधु, कुल धन अटह उल्टा, हल प्लस ईसा हलीसा कहा जाता है। ये पररूप संधि के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर एक वचन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम ये अब एक अगले वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ से एक वचन 2 वचन जो संस्कृत के हैं। फिर हम मंगल पांडे के बारे में जानेंगे, जीनत महल, नाना साहब, फिर खान बहादुर खान, ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, बार बार देखेंगे, उतना ही आपको तैयार होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो।
तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।